वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा होगा, दर्पण से संबंधित यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। हमने दर्पण के जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे उस पर डिस्कशन किया है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में बताया है। तो अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटर दोनों के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप अच्छी तरीके से इन वीडियो के सहारे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू हम इस पर सेशन कर रहे हैं, इसलिए आप कंटिन्यू हमारी इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सके। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि दर्पण से संबंधित यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को। तो हम क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जो पूछा गया है कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या के, यानी आर का मान क्या है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस त्रिज्या क्या होती है, प्लस में होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर फोकस की बात करें तो फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु को। अब दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु को, यानी वस्तु की स्थिति क्या है 12 सेंटीमीटर। अब दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, यू का मान माइनस होता है। क्यों होता है इसका रीजन हमने बताया है। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी का मान आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके साथ साथ क्या पूछा है कि प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन भी बताइए, यानी दर्पण का प्रकृति भी बताना है कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, क्या होगा, और उसके साथ साथ उसकी रेखीय आवर्धन बताना है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, सॉल्व करके बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण का जो सूत्र होता है। आप जानते हैं दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए 1/f जो होता है वो दिया गया है 10, स्मॉल एफ का वैल्यू 1/u, u का मान क्या दिया गया है -12 प्लस 1/v। अब जब आप इसको इधर लाएंगे तो 1/10 माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/v। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 10 और 12 का, तो ये हो जाएंगे 60। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। अब टिकट 10 से डिवाइड करेंगे 6 चांस में और 12 से डिवाइड करेंगे 5 चांस में, इक्वल टू 1/v। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 11/60 इक्वल टू 1/v। चूँकि आपको v का मान चाहिए क्योंकि v ही प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो जब आप इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी v का मान क्या आएगा 60/11। आप चाहें तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन को हमें एक तरफ सॉल्व करके पूरे अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 11 से आप अगर इसमें डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं डिवाइड करना चाहें तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। 11 5 जा 55, यानी 11 × 55 55, 5 बचा, दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, 11 4 44, ठीक है ना, 6 बचा 60 हुआ, 11 × 5 55। बस हम दशमलव के 2 अंकों तक छोड़ सकते हैं। अब ये भी का मान हुआ, भी का मान मिल गया। अब उसके साथ साथ रेखीय आवर्धन पूछा है, तो m इक्वल टू क्या होता है -v/u। अब देखिए v का मान क्या है 60/11, इसी वैल्यू को आप रखिए, और u का मान क्या है -12, तो -12। यहाँ पर फार्मूले में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, आपको क्या मिलेंगे ये देखिए, m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 60 × 12/11। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे, चूंकि 60/11 पहले से लिखा गया है, v का मान है 60/11, तो यानी पहला, दूसरा, ये तीसरा दिया गया, चौथा नहीं दिया गया है, तो नीचे आपका क्या रहेगा 11 × 12, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है ना। अब 12 से आप क्या करेंगे, 60 को काटेंगे 5 चांस में, तो m का जो मान मिलेगा वो 5/11 मिल जाएगा। m का मान क्या मिलेगा 5/11। चूँकि पूछा गया है कि दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए, तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है 5/11,
और 5/11 का मतलब क्या है, जब आप 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में आपको जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 से भी कम मिलेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है वो उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, और उत्तल दर्पण की ये सवाल है, और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये है प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा आभासी और वस्तु से छोटा होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को डिटेल में पूरा बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, कह रहा है कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या जो दी गई है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है। अभी हम सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या जो दी गई है वो ये बताया जा रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और उसके साथ साथ ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण जो है वो अवतल है। बताया गया है कि 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी दूरी पर यानी यू का मान क्या होगा, -3 सेंटीमीटर। 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी भी का मान पूछा जा रहा है। और अगर भी का मान पूछा जा रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए r = दिया गया -24, तो यहाँ से f का अगर मान निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप दर्पण का जो फार्मूला है 1/f = 1/u + 1/v, इसमें 1/f का मान क्या है, -2n = 1/u, u का मान क्या है, -3 + 1/v। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ये माइनस ऊपर भेजेंगे, -1/12, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 1/3 = 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 12 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, -1 + 3 से डिवाइड करेंगे 4 चांस में जाएगा, = 1/v। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/12 = 1/v। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी 1/4 = क्या आएगा, 1/v। v का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और 4 का इधर, तो v का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, 4 × 1 = 4, ठीक है ना। v का वैल्यू कितना मिलेगा, 4। तो ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अब 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की जो स्थिति हो रही है वो कहाँ पर बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब जो होगी, प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे होगा। कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा। ये हमने आपको अवतल दर्पण में फिगर भी बना के दिखाया था कि अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब ऐसा बनता है जो होता है सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। ये वही प्रतिबिंब है जो बना हुआ है। अब आप कैसे समझेंगे कि ये वही प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होता है कि अगर फोकस दूरी से कम दूरी पर क्या हो रही है, वस्तु को रखी जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और वस्तु को रखा जा रहा है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता मुख्य फोकस के बीच रखा जा रहा है। तो इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अब देखिए फोकस दूरी कितनी क्या बताई गई है, 15 सेंटीमीटर, वो भी अवतल दर्पण। तो f = क्या, -50 सेंटीमीटर, यानी -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर 4 सेमी लंबाई की एक वस्तु, यानी O का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है।
तो 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर है। दर्पण से कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u का मान क्या होगा? -25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पर्दे पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को कहाँ रखा जाए, यानी v का मान आपको बताना है कि v का मान यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पर उसका बनना चाहिए और वहीं पर हम क्या करेंगे? पर्दे को रखेंगे। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति बतानी है। अब देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछी है तो उस कंडीशन में हमसे आई का भी मान पूछा है। किसका मान पूछा है? आई का भी मान पूछा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे 1/स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/u प्लस 1/v। 1/स्मॉल एफ का मान दिया गया है -50 सेंटीमीटर। 1/u, u का मान क्या है? -25 सेंटीमीटर प्लस 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इस वाले वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये -1/50 हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा 1/25 इक्वल टू 1/v। यहाँ से भी जो सॉल्व करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होंगे 75। 50 और 25 का एलसीएम 75 होता है। 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 चांस में होगा और 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 चांस में। 1/v, देखिए -5 में से 3 माइनस करेंगे -2/75 हो जाएगा इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब v का मान निकालेंगे तो v इक्वल टू क्या होगा? ये मान पलट जाएगा -75/2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डेसिमल में बदल सकते हैं या फिर यहीं पर सेंटीमीटर में आंसर कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो -75/2, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 50 हुआ, 2 7 जा 40, डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा 10, यानी -37.5 सेंटीमीटर जो होगी वो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। यानी पर्दे को आप क्या करेंगे? दर्पण से -37.5 सेंटीमीटर, अर्थात सीधे सीधे ये कहें तो 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब जाके प्रतिबिंब क्या होगा? प्राप्त होगा। वो भी जो ये वस्तु रखी जाएगी, सॉरी, जो पर्दा ये रखा जाएगा उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ पर माइनस आने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा, उस चीज़ को अभी हम निकाल लेते हैं। तो आई का मान भी पूछा है तो I/O इक्वल टू क्या होता है? -V/u। I/O इक्वल टू क्या होता है? -V/u। अब देखिए यहाँ पर आई का मान दिया गया है, नहीं, आई का मान आपसे पूछा गया है। ओ का मान दिया गया है, ओ का मान है 4 सेंटीमीटर, ओ का मान 4 सेंटीमीटर। भी का मान जो आया है आपका यहाँ पर -75/2 और यू का मान जो दिया गया है वो दिया गया है -25, ठीक है। और फार्मूले में यहाँ पर एक माइनस भी है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये 25 से ये 75 3 चांस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, यानी I/O इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? -3/2। I/O नहीं, ये 4 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे? देखिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू क्या मिलेगा? इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। उसके साथ साथ इसकी प्रकृति भी पूछी गई है, तो प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।